हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 है आपका चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा मापी। इस चैप्टर में आपको हम 3 पार्ट करा चुके हैं। आज इसका पार्ट नंबर 4 होगा आपका, और इस पार्ट 4 में बस मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो धारा मापी के बारे में पढ़ा था कि धारा मापी आपकी 2 प्रकार की होती है। पहले हमने आपको वहाँ पर पढ़ा दी थी निलंबित कुंडली धारा मापी। लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में जिक्र किया था। आज हम धारा मापी का जो दूसरा टाइप होता है उसके बारे में बात करते हैं आपसे, और उस धारा मापी का नाम होता है किलकित कुंडली धारा मापी। अब ये जो हमारी किलकित कुंडली धारा मापी होती है, इसके बारे में अगर आपसे बात करें तो इसकी परिभाषा भी वही होगी जो हमने पहले लिखी थी, और इसकी जो कार्य विधि है वो भी वही होगी जो हमने पहले लिखी थी। केवल इसकी संरचना अलग होती है, और संरचना के बारे में हम जिक्र अगर करते हैं आपसे तो संरचना में इसकी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कि संरचना में क्या होता है। इसमें होता यह है कि एक लोहे की एक करोड़ होती है बेलनाकार ऐसे, और ये जो नरम लोहे की करोड़ होगी, करोड़ को इसलिए यूज करते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके जब तक धारा है, और जब धारा खत्म है तो चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म होगा। इस करोड़ के ऊपर तांबे के एल्यूमिनियम फ्रेम लेते हैं, और उस एल्यूमिनियम फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है भाई। ठीक है, ये जो कुंडली होती है, 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं N और S, उनके बीच में चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में 2 चूलों की सहायता से, चूल बोलते हैं हम, 2 चूलों की सहायता है। चूल होते हैं जिन पर कोई चीज टिकी रहती है। जैसे आपने देखा होगा परचून वाले के यहाँ जाते हैं तो एक कंटा होता है, और जो कंटा जो है 2 सिरों पर अलग अलग टिका होता है उन्हें हम चूल कहते हैं। ठीक है भाई, ये कहलाते हैं हमारे चूल। इन चूलों पर ये जो आपकी कुंडली होती है ये टिकी रहती है, और चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में लटकी रहती है, टिकी रहती है। ठीक है, अब इसके दोनों ओर 2 स्प्रिंग होते हैं भाई। एक स्प्रिंग ऊपर होता है और एक स्प्रिंग इसका नीचे होता है। ये जो स्प्रिंग होते हैं इन पर समतलकारी पैच T1 और T2 को हम जोड़ देते हैं। इनके साथ में जो समतलकारी पैच होते हैं वो हम आधार में जोड़ देते हैं जहाँ पर हमें कनेक्शन करना होता है, T1 और T2। ये हमारे होते हैं स्प्रिंग। ठीक है, जब धारा मापी का हमें विक्षेप पढ़ना होता है उसके लिए एक लंबा संकेतांक लगा होता है, एल्यूमिनियम का होता है वैसे, और ये एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता रहता है। ये संकेतांक होता है, संकेतांक जो संकेत करता है कि उसका पाठ्यांक कितना है, एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता रहता है। ठीक है भाई, ये इसकी संरचना हो जाती है। एक्चुअल में किलकित कुंडली धारा मापी होती है, इसकी सुग्राहिता निलंबित कुंडली जो हमने पहले पढ़ी थी उससे कम होती है, लेकिन ये अधिक सुविधाजनक होती है, यानी कि आसानी से हम बना सकते हैं या आसानी से इसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लगभग 1 माइक्रो एम्पियर तक की धारा को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम फ्रेम, और ये तांबे के विद्युत रोधी तार की कुंडली होगी, तांबे के तार की कुंडली, विद्युत रोधी तार लिखते हैं वैसे। और ये बीच में होता है इसे हम करोड़ बोलते हैं, नरम लोहे की करोड़, ये कहलाती है नरम लोहे की करोड़ कहते हैं, नरम लोहे की करोड़ कहेंगे इसे हम। ठीक है भाई,
ये आपका दोनों प्रकार की धारा मापी जो कंप्लीट हो जाती है। अब दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि धारा मापी जो हमारी होती है, हम धारा मापी को एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं उसमें कुछ चेंज करके, और हम धारा मापी को वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं उसमें कुछ चेंज करके। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें सीखनी है। पहले हम सीखते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है भाई, धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, कि हम धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं, इसका रूपांतरण हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल एमीटर का करता हूं मैं कि एमीटर किसे कहते हैं। तो एमीटर वो उपकरण होता है जो धारा को डायरेक्ट एम्पियर में मापता है। एमीटर वो अच्छा होता है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो, जिसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा वो एमीटर अच्छा होगा। और अगर मैं आदर्श एमीटर की बात करूं तो आदर्श जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। हालांकि आदर्श पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक आदर्श एमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं। कि अगर आपको धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करना हो, रूपांतरण करना हो आपको, तो उसके लिए करते यह है कि जो धारा मापी होती है उसके समांतर क्रम में, ये मान लो धारा मापी का प्रतिरोध जी है, सपोर्ट है, तो इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे। अल्प मतलब छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देंगे, और जो हम अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं उस प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। शंट को नॉर्मली हम एस से डिनोट करेंगे, है तो प्रतिरोध ही लेकिन उसे शंट बोलते हैं, एस से हमने लिख दिया, है प्रतिरोध ही। अगर हम धारा मापी के समांतर क्रम में शंट को जोड़ देते हैं तो अब ये धारा मापी नहीं रहती है, बल्कि अब ये क्या बन जाता है, ये एमीटर बन जाता है। ठीक है भाई, तो अब हम इसे बोलेंगे एमीटर। मान लीजिए जो मुख्य रूप से धारा आ रही है परिपथ में वो आई धारा आ रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है तो यहाँ पर आने के बाद में धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। जो धारा धारा मापी में को होके जाती है उसे आई जी लिखा मैंने, और जो दूसरी धारा बचेगी वो कितनी बचेगी बताओ, संट वाली, आई माइनस के आई जी, ये धारा बच गई संट वाली। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट आपका? कॉन्सेप्ट ये है, चूंकि आपका जी व एस समांतर में है, जी एस के में समांतर में, और समांतर में जो होता है वो विभवांतर समान होता है, तो मैं कह सकता हूँ इसलिए जी का विभवांतर बराबर हो जाएगा एस का विभवांतर। अब विभवांतर का फॉर्मूला ओम के नियम से V बराबर आई आर, धारा गुना में प्रतिरोध होता है। तो जब मैं जी का विभवांतर निकालूंगा तो जी की धारा लेंगे और जी का प्रतिरोध लेंगे, तो जी की जो धारा होती है वो कितनी है हमारी आई जी, और गुना प्रतिरोध कितना है जी। एस की धारा लेंगे और वो है हमारी आई माइनस के आई जी, और गुना में कितना है हमारा आई एस है। मेनली हम न्यूमेरिकल में इसी का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आम तौर पे इसमें एस का मान पूछा जाएगा संट का, तो ये भाग में चला जाएगा और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा आई जी गुना में जी और बटे में आई माइनस के आई जी। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपका फॉर्मूला आता है जब हम धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आप देखेंगे। एक और सवाल यहाँ पर आपका होता है कि हम धारा मापी को जब वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो तब किस तरह से बदलेंगे, वो भी समझ लीजिए, और वहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके इम्पोर्टेंट होते हैं और न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बारे में न्यूमेरिकल भी अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो सवाल है हमारा कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हम कैसे करते हैं। पहला जो डिस्कस है मेरा यही चलेगा कि हम वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो शुरू से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि वोल्ट मीटर के द्वारा वो उपकरण होता है जिससे हम विभवांतर को मापते हैं। तो हेडिंग है ये कि धारा मापी का
वोल्ट मीटर में रूपांतरण हमें करना है, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है भाई। सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि वोल्ट मीटर कैसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को मापता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परिपथ में विभवांतर को डायरेक्ट वोल्ट में ही मापता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर मैं वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की बात करूं तो वो प्रतिरोध जो होगा वो अधिकतम होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध जितना भी ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर हम एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध तो अनंत होना चाहिए, तब वो बिल्कुल आदर्श वोल्ट मीटर की बात ही व्यवहार करेगा। अब अगला सवाल इसी में ये होता है कि हम इसका रूपांतरण कैसे करते हैं। तो देखिए, वोल्ट मीटर को आपको अगर रूपांतरित करना हो, धारा मापी को अगर आपको रूपांतरित करना हो वोल्ट मीटर में, तो करते यह है कि प्रतिरोध अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम प्रतिरोध तब होता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो रूपांतरित करने के लिए जो धारा मापी होती है, ये धारा मापी का प्रतिरोध जी ले लिया हमने, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, उच्च यानी कि एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, एक बड़ा प्रतिरोध इसमें जोड़ देंगे। तो जब बड़ा प्रतिरोध जोड़ेंगे आप इसके श्रेणी क्रम में, तो अब ये धारा मापी नहीं रहेगा, बल्कि अब इसे हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। अब इस दोनों को कंबाइंड रूप में हम वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है भाई। तो अब इसे हमने कह दिया वोल्ट मीटर। अब इसके लिए मान लीजिए कि जो धारा है ये मुख्य रूप से वो धारा, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो जो धारा मापी में कुछ आवेगी वही धारा इसमें कुछ आवेगी, दोनों में धारा क्या होगी, समान होगी। तो इसमें जो हम धारा लेंगे उसे IG मान लिया हमने। अब दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विभवांतर निकालना हो, मान लो A और B के बीच विभवांतर निकालना है, और इस विभवांतर को हमने मान लिया कि वो विभवांतर V है भाई। तो बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है। ओम के नियम के हिसाब से V बराबर IR, I का मतलब धारा IG ले लेंगे, R से मतलब उन दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध जहां हमें विभवांतर निकालना है। दोनों बिंदुओं के जो बीच का प्रतिरोध होगा वो होगा G प्लस R। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा V बराबर IG और इंटू में G प्लस R। आमतौर पर इसके न्यूमेरिकल्स में R की वैल्यू पूछी जाएगी तो V बटे IG माइनस G कर लेंगे, वो यहाँ से हम सोल्व करा लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स का आपसे जिक्र करेंगे।